देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी की एक चमत्कारी गाथा अब देश के सामने है। प्रधानमंत्री गए जैसे केले और सेब खरीदते हैं, देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे की घोषणा कराई। एक्सपेंडिचर के खाते में लिखा है कंपनी के, और इसे गिफ्ट टू क्लाइंट की संज्ञा दे डाली। और तीसरा वो मॉडल है कहां, क्या वो कभी बनाए गए, कहीं दिखाए गए? ना वो दिखा पाए, ना बनाने का कोई सबूत दे पाए। क्या हिंदुस्तान में रक्षा सौदों में बिचौलिए और बिचौलियों को दिए जाने वाला कमीशन अब मोदी सरकार द्वारा मंजूर शुदा है? क्या इस देश का कानून इस देश की सरकार पर लागू होता है, या इस देश के सरकार और प्रधानमंत्री कानून और संविधान से ऊपर उठ गए हैं? भाजपा ज्वाइन करो और भ्रष्टाचार साफ। आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक अत्यंत गंभीर विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी, बिचौलियों की मौजूदगी और पैसे के लेन देन ने एक बार फिर राफेल सौदे की परतें खोल दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की बात आखिर सच साबित हुई। न खाऊंगा न खाने दूंगा की दुहाई देने वाली मोदी सरकार में अब कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी सामने आ गई है। यह हम नहीं कह रहे, ये फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। अब साफ है कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के सबसे बड़े रक्षा सौदे में सरकारी खजाने को नुकसान, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़, क्रोनी कैपिटलिज्म की संस्कृति, कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी की एक चमत्कारी गाथा अब देश के सामने है। रक्षा खरीद प्रक्रिया की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। मैं पहले 5 तथ्य आपके समक्ष रखूंगा और फिर 5 सवाल हैं। 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फ्रांस पेरिस के अंदर 60,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल जहाज खरीदने की घोषणा की गई। ना कोई टेंडर, ना कोई खरीद प्रक्रिया, ना कोई डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। प्रधानमंत्री गए जैसे केले और सेब खरीदते हैं, देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे की घोषणा कराई। 23 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने दिल्ली में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट 36 राफेल जहाज 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर या लगभग 60,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तानी में खरीदने का करार समझौता फ्रांस की सरकार से कर लिया। तीसरा पहलू यह है, हम जानते हैं कि रक्षा खरीद प्रक्रिया में अब यह अनिवार्य है हमारे देश में कि एक इंटेग्रिटी क्लॉज होगी हर रक्षा खरीद सौदे के अंदर, और उसमें बिचौलियों की मौजूदगी, रिश्वतखोरी और कमीशन देन का आदान प्रदान प्रतिबंधित है। और अगर कोई रक्षा कंपनी जो हिंदुस्तान की सरकार को रक्षा उपकरण बेच रही है, अगर यह साबित हो गया कि उसने बिचौलिए रखे, कमीशनखोरी की या फिर रिश्वत दी, तो पहला एफआईआर दर्ज होगी, वो सौदा खारिज कर दिया जाएगा, उस कंपनी को बैन कर दिया जाएगा और उस कंपनी के खिलाफ जांच होगी। मैं याद करवाऊं, ऑगस्टा वेस्टलैंड में जब ये इल्जामात आए थे तो श्री ए के एंटनी जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने यही सब किया था।
कल जो खुलासा सामने आया है उसमें यह बात सामने आई है कि फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी, जिसे AFA कहते हैं, उसने जब डसॉल्ट कंपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है रफेल, उसका ऑडिट किया तो उसमें पाया कि 23 सितंबर 2016 के चंद महीनों के या दिनों के अंदर रफेल ने 1.1 मिलियन यूरो एक मिडिलमैन को दिए थे। 1.1 मिलियन यूरो एक मिडिलमैन को दिए, और यह सारा एक्सपेंडिचर जो है इसे गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स की संज्ञा दी। एक्सपेंडिचर के खाते में लिखा है कंपनी के, और इसे गिफ्ट टू क्लाइंट की संज्ञा दे डाली। 30 मार्च 2017 को रफेल कंपनी ने एक एक्सप्लेनेशन दी और कहा कि यह पैसा रफेल एयरक्राफ्ट के मॉडल बनाने के लिए दिया था। फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी, एंटी करप्शन एजेंसी ने डसॉल्ट से 3 सवाल पूछे। भैया, आपने अपनी ही कंपनी के, आप तो खुद जहाज बनाते हो, उसका मॉडल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 20,000 यूरो पर मॉडल के, हिंदुस्तान की कंपनी को देने की क्या जरूरत थी जब आप पूरा जहाज ही खुद बना सकते हो। दूसरा, अगर ये मॉडल बनाने के पैसे थे तो आपने इसे गिफ्ट टू क्लाइंट क्यों लिखा हुआ है अपनी बैलेंस शीट में? ये गिफ्ट कैसे हुई? और तीसरा, वो मॉडल हैं कहां? क्या वो कभी बनाए गए, कहीं दिखाए गए? ना वो दिखा पाए, ना बनाने का कोई सबूत दे पाए। और साथियों, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये एक हिडन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिस्सा था, ऐसा उन्होंने साफ तौर से अपनी रिपोर्ट में लिखा। और जिस कंपनी को ये 1.1 मिलियन यूरो दिए गए, ये मॉडल बनाने वाली कंपनी नहीं है। मैं उसकी वेबसाइट की एक कॉपी आपको भेज रहा हूं, उसमें साफ तौर से लिखा है कि ये कंपनी मॉडल नहीं बनाती। ये कंपनी तो जो है इसके विपरीत फ्लाइट सिमुलेटर्स इत्यादि जो है वो बनाती है, उसको असेंबल करती है, जिसका नाम डेफसी सॉल्यूशंस है। तो इसलिए 5 सीधे सवाल हैं। पहला सवाल, डसॉल्ट द्वारा जो 1.1 मिलियन यूरो की राशि गिफ्ट टू क्लाइंट दिखाई गई है अपनी बैलेंस शीट में, क्या यह वास्तव में मिडलमैन को, बिचौलिए को दिया गया कमीशन नहीं है? क्या हिंदुस्तान में रक्षा सौदों में बिचौलिए और बिचौलियों को दिए जाने वाला कमीशन अब मोदी सरकार द्वारा मंजूर शुदा है? खास तौर से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब उसमें बिचौलिए रख के क्या कमीशन देना परमिटेड है हमारे कानून में? क्या यह सीधे सीधे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो अनिवार्य है उसकी अवहेलना नहीं? तीसरा, क्या इस कमीशन खोरी और बिचौलिए दलालों की मौजूदगी से पूरे रफेल सौदे पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो गया है? क्या ऐसे में डसॉल्ट कंपनी पर जुर्माना लगाना, FIR लगाना और बैन करना, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के मुताबिक अनिवार्य है, अब लागू हो जाएगा? आदरणीय साथी, यह सवाल कांग्रेस का है ही नहीं, यह सवाल राजनीतिक भी नहीं। यह सवाल रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी, रक्षा सौदों में देश के खजाने को नुकसान पहुंचाने, रक्षा सौदों में बिचौलिए और कमीशनखोरी, इनसे जुड़ा है। क्या अगर मोदी सरकार री इलेक्ट हो गई और तब तक ये साक्ष्य और सबूत सामने नहीं आए थे, तो क्या रक्षा सौदों में आज के बाद भारत सरकार बिचौलिए रख सकती है, कमीशनखोरी कर सकती है और रिश्वत खा और खिलवा सकती है?
क्या इसका यह मतलब है? क्या इस देश में प्रधानमंत्री और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी? इसलिए यह सवाल उठाया श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने जरूर, जवाबदेही और पारदर्शिता सरकार से मांगने के तौर पर हमने देखा कि किस प्रकार से, और हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए क्योंकि हमने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्णय कर ही नहीं सकती और उन्होंने माना कि वो नहीं कर सकते। परंतु सवाल यह है कि आज फ्रांस में इस दसॉल्ट कंपनी जो राफेल एयरक्राफ्ट बनाती है, उसकी जब ऑडिट हुई वहां की एंटी करप्शन एजेंसी के द्वारा, तो एक छोटा सा कमीशन खोरी और बिचौलिए का हिस्सा सामने आया। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन खोरी और बिचौलिए कैसे हो सकते हैं? और भारत में स्टेटेड पॉलिसी है नो मिडलमैन नो कमीशन इन डिफेंस डील्स, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी, कंपनी पर एफआईआर दर्ज होगी। यह इस देश का कानून है। हम केवल यह पूछ रहे हैं क्या इस देश का कानून इस देश की सरकार पर लागू होता है, या इस देश के सरकार और प्रधानमंत्री कानून और संविधान से ऊपर उठ गए हैं? आदरणीय साथी, हमने तब भी कहा था आप कोई रक्षा उपकरण, 5 रुपए का रक्षा उपकरण भी बगैर अंतरराष्ट्रीय टेंडर प्रक्रिया के नहीं खरीद सकते। इसीलिए जब 2012 में एक पूरी टेंडर प्रक्रिया के बाद हम यही जहाज विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे, तो यह इस रेट से काफी सस्ता था। और हमने कहा कि ये मोदी जी ने वो टेंडर तो कैंसिल कर दिया, और वो टेंडर कैंसिल करके जैसे केले और सेब आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, 60,000 करोड़ रुपए के जहाज खरीदने चले गए। इसलिए सवाल बहुत ही सीधा था पहले दिन से ही कि क्या इसमें गड़बड़ हुई, क्या रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को कूड़ेदान में डाल दिया गया? क्या प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं जब उन्हें यह अख्तियार ही नहीं? क्या प्रधानमंत्री कल जाकर 60,000 50,000 करोड़ की चीज बगैर टेंडर के खरीद सकते हैं? क्या इसमें कोई रिश्वत का आदान प्रदान हुआ? क्या देश के खजाने को नुकसान पहुंचा, चूना लगाया गया? और अब तो यह भी सामने आया है कि इसमें मिडलमैन और कमीशनखोरी भी हुई। तो हमारा सवाल बड़ा सीधा है कि क्या अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? आदरणीय साथी, कैग की रिपोर्ट पर तो सवाल उठे ही थे, क्योंकि कैग की रिपोर्ट एक कागज का पुलिंदा बनकर रह गई थी। ऐसा लगता था कि कैग बजाय इस पूरी डिफेंस डील में सरकार के खजाने को चूना लगाने की जांच करने की बजाय सरकार को बचाने का काम कर रहा था। और जैसा मैंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार कैग ने अपनी रिपोर्ट के पोर्शंस डिलीट कर दिए, उन्हें ब्लैकन कर दिया। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। आप संसद को नहीं बताएंगे, संसद की सुरक्षा मामलों की समिति को नहीं बताएंगे, देश को नहीं बताएंगे कि आपने जहाज कितने पैसों में खरीदा, और वही जहाज टेंडर से कांग्रेस पार्टी वही जहाज विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कितने पैसों में खरीद रही थी। इतना ही तो सवाल है। ना कैग बताता, ना प्रधानमंत्री बताते, ना रक्षा मंत्री बताते, ना बीजेपी बताती, ना सरकार बताती। और अब जब कमीशनखोरी और बिचौलियों के सबूत सामने आए हैं तो वो चुप्पी साधे हैं। ऐसा क्यों? सवाल ये। देखिए, जो तथ्य हमारे सामने नहीं है, मैं उस पर आज टिप्पणी नहीं करूंगा। जब भी और तथ्य सामने आएंगे मैं उसके बारे में आपसे जरूर साझा करूंगा। हां, पर एक बात साफ है कि इस रक्षा सौदे में दोनों सरकारों में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग शामिल हैं, और उसके काफी साक्ष्य एक फिल्म की शक्ल में आपके सामने आए भी थे। जिस फिल्म की फाइनेंसिंग हिंदुस्तान से हुई और वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे सम्मानित उस समय के, उनकी जो मित्र थी जो उनके साथ रहती थी, वो फिल्म वहां फाइनेंस हुई थी। याद करिए, आपको याद होगा। तो इसलिए
इस देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में दोनों मुल्कों में बड़े बड़े पदों पर लोगों तक इसके तार पहुंचते हैं। एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर साथी की ओर से समेत कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी की ओर से हमारे जांबाज और बहादुर जवानों को, जिन्होंने सर्वोच्च कुर्बानी नक्सलवादियों से लड़ते हुए दी, हम उनको नमन करते हैं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। कल भी हमने कहा, मैं फिर कहता हूं, जब से श्री अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं 5213 नक्सलवादी इंसिडेंट्स हो चुके। ये मैं नहीं कह रहा, ये संसद में उन्होंने जो जवाब दिया है वहां उसका मैं हवाला दे रहा हूं। 2015 से आज तक 5213 और 1416 लोग मर चुके, जिसमें हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान भी शामिल हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके। साथियों, ये पूरा इंसिडेंट हुआ कब? ये सबको मालूम है कि 3 अप्रैल को, 2 दिन पहले 3 अप्रैल को लगभग 11:30 बजे जोनागुंडम और तिकलागुंडम, अगर मैं ये प्रोनाउंसिएशन मेरी सही है, तो बीजापुर सकमा बॉर्डर पे इन जंगलों के बीच में हमारी सशस्त्र बलों और हमारे सशस्त्र बलों के साथ नक्सलवादियों की ये मुठभेड़ हुई। टाइम और तारीख जरूर नोट कर लें, 3 अप्रैल दिन में लगभग 11:30 बजे। देश के गृह मंत्री ने 24 घंटे तक तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, अमित शाह जी ने। मुझे मालूम है वो होली काऊ हैं, उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। अगर आप ये देखें, 3 अप्रैल को जब ये हमले हो रहे थे और हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो देश के गृह मंत्री ये कर रहे थे। ये उनका ट्विटर अकाउंट है, मैं नहीं बनाकर लाया। जब हमारे सशस्त्र बल और सिपाही नक्सलवादियों से लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो देश के गृह मंत्री ये कर रहे थे। ये देखिए, I'll send it to you. This is from office of Amit Shah. I'll send it to you. मैं पढ़ के बता रहा हूं। वो रोड शो कर रहे थे 1000 लाइट्स असेंबली तमिलनाडु में, जब यह वाकया हो रहा था। तमिलनाडु में वो एक पूर्व सिने तारिका के साथ रोड शो कर रहे थे। उसके बाद वो तमिलनाडु में तिरुनेलवेली विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे 1 बजे। उसके बाद वो 3:30 बजे सुल्तान, एंड पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, बथरी केरला में एक और जलसे को संबोधित कर रहे थे। वहां से वो तमिलनाडु से वापस नहीं आए, दिल्ली या छत्तीसगढ़ नहीं गए। उसके बाद वो तमिलनाडु से केरल गए और 3:30 बजे वहां उन्होंने किया। उसके बाद वो 5 बजे केरल में कोझिकोडे में रोड शो कर रहे थे और उसके बाद फिर वो असम गए और असम में उनकी 3 रैली थी। इन सब बातों के बावजूद पूरी दिन बीत गया, रात बीत गई। अगले दिन फिर उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने सरभोग में, असम में, ये फोटोज भी लगाई हैं उन्होंने, कि 4 तारीख को अमित शाह जी ये इलेक्शन रैली संबोधित कर रहे थे। और उसके बाद वो आखिरी 2 रैली उन्होंने बड़ा एहसान किया पूरे देश पर और हमारे सेनाओं पर भी कि वो वापस आ गए। फिर उन्होंने पहली सुरक्षा बैठक की। दोस्तों, मैं आपसे, आपके समक्ष एक नागरिक के तौर पे ये पूछता हूं, देश का गृह मंत्री क्या इतना अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह
या विमुख हो सकता है। यह ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखरेख में चल रहा है, जो मौके पे मौजूद हैं, फॉर्मर सीआरपीएफ चीफ, आपको भी पता है। डायरेक्ट हॉटलाइन पर उनके होम मिनिस्टर होता है। नक्सलवाद से निपटना होम मिनिस्टर की डायरेक्ट जिम्मेवारी है। केंद्रीय सशस्त्र बल वहां पर हैं। होम मिनिस्टर के और भारत सरकार के सिक्योरिटी एडवाइजर पूर्व सीआरपीएफ चीफ मौके पर मौजूद हैं। 11:30 बजे यह वाकया हो जाता है, यह इंसिडेंट हो जाता है। हमारे सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं, नक्सलवादियों का सफाया करने के लिए लड़ते हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, उनकी वीरगति को जितना नमन किया जाए, उतना कम है। वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, पर उनका मुखिया 1000 लाइट असेंबली में एक सिने तारिका के साथ रोड शो कर रहा होता है, उसे समय नहीं है। उसके बाद एक और जलसा करता है तमिलनाडु में, फिर केरल जाता है, फिर केरल 2 जलसे करता है, फिर असम जाता है, फिर असम में एक जलसा करता है, उसके बाद वापिस आते हैं। कोई और गृह मंत्री होता ना तो आप लोग उसका इस्तीफा मांग लेते अब तक, और हो जाता। एक गृह मंत्री ने, जो मौके पे मौजूद थे बंबई हमलों के वक्त, केवल एक बार उन्होंने केवल कपड़े बदल लिए थे, कुछ खास बात नहीं। कई बार कपड़े मैले हो जाते हैं, आदमी बदल लेता है। केवल इस बात पर इस देश के पत्रकारों ने उनका इस्तीफा मांग लिया था। एक गृह मंत्री यह है जो 24 घंटे तक जलसे करता रहा, पर उससे सवाल नहीं पूछा किसी ने। क्या यह इस देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी होनी चाहिए? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या देश का गृह मंत्री इतना विमुख और निर्दयी हो सकता है कि हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होकर उनकी लाश वहां पड़ी है और वो वोट मांग रहा है? वो वापस नहीं आएगा, वो सिने तारिकाओं के साथ शो करेगा, रोड शोज करेगा। क्या यह देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है? क्या ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पर बने रहने का अधिकार है? और कई समाचार पत्रों ने लिखा है, मैं तो वास्तविकता क्योंकि मौके पर था नहीं, पता नहीं, कि 24 घंटे तक रेस्क्यू पार्टी नहीं गई। सशस्त्र बल हैं, सेना है, पुलिस है, सिपाही हैं, गोली लगी है। अगर उन्हें बचाने के लिए 24 घंटे तक रेस्क्यू पार्टी नहीं जाएगी, अगर किसी को गोली लगी है तो क्या मालूम क्या हो जाए। मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। क्या इस देश के इतिहास में किसी गृह मंत्री ने कभी यह किया है? क्या ऐसे गृह मंत्री को अपनी जिम्मेवारी का कोई एहसास है? क्या कोई गृह मंत्री इतना निर्दयी हो सकता है केवल टेलीविजन पर यह कहने से मैं नमन करता हूं और उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो हमारे शहीद जवान वापस आ जाएंगे? हम भारत सरकार जो नक्सलवादियों के खिलाफ कदम उठाएगी, हर उस कदम के साथ हैं। सोनिया गांधी जी ने कल कहा, हमारी प्रांतीय सरकार उनके साथ है। हम हमारे सशस्त्र बलों को, भारत सरकार को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को, आईटीबीपी को हर सुविधा, हर मदद देंगे। हम बिल्कुल उनके साथ खड़े रहेंगे। पर गृह मंत्री क्या कर रहे थे? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। क्या यह जिम्मेवारी का निर्वहन है? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। केवल मेरा यह सवाल है। और दूसरा जो आपका प्रश्न था, मैंने भी अभी अभी देखा कि बंबई हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दिया है। किसी निर्णय पर या ऑर्डर पर हम अक्सर जो सब जुडिस मैटर हैं, हम टिप्पणी नहीं करते। 2 बातें मुझे प्रथम दृष्टि से समझ में आती हैं। पहली बात, किसी व्यक्ति के खिलाफ बगैर सुने कोर्ट को निर्णय नहीं देना चाहिए। क्या अनिल देशमुख जी को भी सुना गया है या नहीं, इसकी बात जांच आप खुद कर लें।
नंबर 2, क्या बगैर सुने ही पूरा पिटीशन अलाउ हो सकता है? महाराष्ट्र सरकार ने तो सीबीआई को जांच के लिए अनुमति नहीं दी, तो क्या अदालत को इस पहलू को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? वो भी तब जब देश में जो सरकार है वो वहां की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही हो और उसके लिए वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद ले रही हो। क्या ये संविधान के अनुरूप अदालत को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये अदालत के प्रति एक नागरिक के तौर पर मैं 2 सवाल छोड़ता हूं। मैंने इस प्रकार का उनका कमेंट देखा नहीं, मुझे ये भी नहीं पता आप सिद्धू साहब की बात कर रहे हैं कि किसकी कर रहे हैं, तो मैं जब तक देख ना लूं, व्यक्ति विशेष से बात नहीं कर लूं, शायद उस पर बयान देना अनुचित। आपने वो एक डिटर्जेंट की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, सर्फ एक्सेल में धो लें तो सारे दाग धुल जाएंगे। शारदा घोटाले में प्रमुख एक्यूज्ड कौन थे? वो सारे तो अमित शाह जी और मोदी जी के साथ खड़े हैं, सब लोग तो भाजपा में शामिल हो गए। तो लगता है कि अब भ्रष्टाचार साफ करो एजेंसी खोल रही है, भाजपा ज्वाइन करो और भ्रष्टाचार साफ। असम से लेकर बंगाल तक, खासतौर से शारदा घोटाले में बीजेपी ने जितने नेता जुटाए हैं वो सब शारदा घोटाले के में उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं आरोपित या उनका नाम है या कहीं उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। आज जब चुनाव शुरू है, जब चुनाव के बीच में कभी आप स्टालिन जी की दामाद और बेटी के घर रेड डालते हैं, कभी आप दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करते हैं। क्या ये बीजेपी चुनाव लड़ रही है या ईडी सीबीआई चुनाव लड़ रही है? सवाल यह है। इसलिए इस देश के प्रजातंत्र को इतना मत रौंदिए कि संविधान और प्रजातंत्र और जनता का बलबला सब इस सरकार को का तख्ता पलट करने के लिए इकट्ठे होकर संवैधानिक तरीके से सामने खड़े हो जाएं। चुनाव की एक प्रक्रिया है, उसकी निष्पक्षता और मर्यादा रहनी चाहिए। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल चुनाव के बीच और इनकम टैक्स का इस्तेमाल चुनाव के बीच में करना निंदनीय है, वो चाहे किसी के खिलाफ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।